Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning. My name is Yashovardhan Mishra and I have qualified the UPSC prelims in 2019 and 2017. I have written my UPSC mains with geography as my optional subject and I have appeared for the UP PCS 2018 interview. So I am here in front of you to take the lecture on Geography and Environment Current Affairs series. Alright, so इस वीक जो भी important Geography and Environment related current affairs आया है उसको हम आज के वीडियो सीरीज में देखेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताता हूँ कि जितने भी आर्टिकल्स न्यूज़पेपर चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो चाहे हिंदू हो, ठीक है, सारे आर्टिकल्स कहीं ना कहीं आपके यूपीएससी प्रीलिम्स या फिर मेंस से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं और या फिर आप उस आर्टिकल्स का यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। ठीक है, तो जितने भी हम आर्टिकल्स आज देखेंगे उसको कैसे हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करना है, ये हमारा पूरा फोकस रहेगा। हमें रैंडमली कोई बस अखबार का आर्टिकल नहीं पढ़ लेना, अल्टिल एंड अनलेस हम उसको कहीं यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। सो सबसे पहले द क्लाइमेट पॉलिसी नीड्स न्यू आइडियाज, ट्रेजेडी ऑफ कंजर्वेशन, एक्लेमेटाइजिंग टू क्लाइमेट रिस्क। सो अगर आप देखो तो ये आपके बेसिकली क्लाइमेट से रिलेट कर रहा है, क्लाइमेट। ऑलराइट, तो क्लाइमेट आपके जीएस पेपर 3, ठीक है, यूपीएससी मींस जीएस पेपर 3 से डायरेक्टली लिंक्ड है। एनवायरनमेंट पे बहुत क्वेश्चन आते हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर। ऑलराइट, देन वी हैव कुछ आर्टिकल्स जिसमें रहेंगे जिसमें आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कहीं ना कहीं इसमें प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट्स को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपका ये असम में एक रामसर साइट है दीपोल बिर, उसके ऊपर ये आर्टिकल था। सेकेंडली एक आपका रेन और टाइड बेस्ड फ्लडिंग को मेजर करने के लिए एक नई टेक्निक है, तो हमें वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, बट उसमें किस प्लेसेस का नाम दिया रहता है। जनरली देखो यूपीएससी क्या करती है, जितने भी आर्टिकल्स रहते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स या एनवायरमेंट रिलेटेड जगहों के नाम रहेंगे, तो अब वो आपको उस पर प्रीलिम्स पे क्वेश्चन पूछ सकती है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ मैच द फॉलोइंग या किसी और चीज़ पे। ऑलराइट, देन पैंगोलिन पोचिंग के ऊपर एक आर्टिकल है एंड एनर्जी एफिशिएंसी एंड द लास्ट वन इज एशियन वाटर बर्ड सेंसस। तो ये कुछ आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस पूरे सीरीज में हम यही देखेंगे कि कैसे उसको हमको यूज करना है। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले एक आर्टिकल आया था, इफ यू कैन सी हियर, द क्लाइमेट पॉलिसी नीड्स न्यू आइडियाज। राइट, तो देखो इस पूरे टॉपिक का जो मेन क्रक्स है कि कैसे डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में एनर्जी एफिशिएंसी को लेके, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव में एनर्जी एफिशिएंसी को लेके क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। सो बहुत एक अच्छी लाइन दी गई थी, इंडिया विद द अबंडेंट रिजर्व्स एंड पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी यूज विच इज 1/10। ऑलराइट, सो इंडिया यूजेस 1/10 ऑफ पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी एज कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट। यूएस से हम केवल 1/10 ही बस यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। सो हमारे ऊपर एक बहुत प्रेशर है टू स्टॉप यूजिंग कोल। राइट, सो हमारे ऊपर प्रेशर क्यों आ रहा है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से। सो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये तो बहुत सारा अपना कोल यूज करके डेवलप्ड हो चुकी है, इन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिए हैं। ठीक है, जबकि कोल एक नया फॉर्म ऑफ एनर्जी डिस्कवर था। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे यूरोप में हुआ था, इट वॉज ऑल बेस्ड ऑन द कोल, दैट इज द थर्मल पावर। बट वो जो कंट्रीज डेवलप कर गई, अब उनका फोकस क्या आ रहा है कि ये डेवलपिंग कंट्रीज ज़्यादा डेवलप ना कर पाए, तो इनको क्लाइमेट चेंज के नाम पे इनको बोलो कि भाई आप कोल मत यूज़ करो। सो ऐसा अगर हुआ तो इंडिया जिसके पास एक बहुत अच्छा रिजर्व है हमारे पे, बट रिन्यूएबल एनर्जी का उतना टेक्नोलॉजिकली डेवलप नहीं हुए हैं। तो इस पूरे आर्टिकल में यही डेवलप्ड और डेवलपिंग के आपस में जो इश्यूज हैं इसको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये कहाँ से रिलेट कर रहा है यूपीएससी सिलेबस से। ठीक है, सबसे पहले इट इज रिलेटेड टू आवर जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पार्ट। ऑलराइट, तो उसमें हमेशा एनर्जी एफिशिएंसी, क्लाइमेट चेंज पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही है। सेकेंडली समटाइम्स जीएस पेपर 1 में जो ज्योग्राफी का पार्ट है उसमें ये कई बार पूछा सकता है एज पर रिसोर्सेस ऑफ इंडिया के टॉपिक पे। ठीक है, तो ये हमारे उससे रिलेट करता है। चलो देखते हैं इस पूरे आर्टिकल में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सो सबसे पहले व्हाट इज द इशू क्या आ रहा है। ठीक, तो कुछ इसमें दिया गया है कि सबसे पहले ट्रांसपोर्ट एमिशन जो है which accounts for a quarter of the global emission, quarter means 25% of global emission को contribute करता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर, but and it is the fastest growing emissions worldwide। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद इस पे फोकस ना देके, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो एमिशन है आर द सिंबल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन।
हम जब भी बात करते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या है, मतलब यूएस में हम सब क्या देखते हैं, यार टेस्ला आ गई, नई गाड़ी ले आई, वहाँ पे बुलेट ट्रेन बहुत पहले से है, ठीक, इतना एमिशन इससे निकल रहा है, फिर भी हम ट्रांसपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम फोकस किस पे कर रहे हैं, वी आर फोकसिंग ऑन कोल, ठीक है। तो इसमें अगर आप देख सकते हो तो कोल अकाउंट्स फॉर अ क्वार्टर ऑफ एनर्जी यूज, ये 25% हमारे एनर्जी यूज के ऊपर डिपेंड कर रहता है कोल का, और इसमें 25% ट्रांसपोर्ट सेक्टर से एमिशन निकल रहा है, मतलब पोल्यूशन को जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट। बट इसमें क्या इशू है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर ये आपका डेवलप्ड कंट्रीज का को सिग्निफाई करता है, एंड कोल जनरली जो डेवलपिंग नेशन है जैसे इंडिया, बांग्लादेश, ठीक है, इनको सिग्निफाई कर रहा है। सो राइजिंग एशिया बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इंटरनेशनल रिलेशन में कई बार बोला जाता है राइजिंग एशिया, बिकॉज जो मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो एशिया की है, एशिया का पार्ट है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका एंड अदर यूरोपियन नेशन कंसिडर्ड एज डेवलप्ड नेशन, ठीक। तो राइजिंग एशिया यूजेस 3 क्वार्टर्स एज कोल ड्राइव्स इंडस्ट्री, राइट, और हमारे रिन्यूएबल एनर्जी इतनी डेवलप नहीं हुई है तो हमें उस पर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। सो जो एंटायर फोकस है, ठीक है, जो एंटायर फोकस है, इंडिया विथ अबंडेंट रिजर्व्स एंड पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी यूजेस जस्ट 1/10 ऑफ यूएस, हम पे रिजर्व भी बहुत जाता है लेकिन हम यूज भी इलेक्ट्रिसिटी केवल 1/10 कर रहे हैं, और यूएसए इज अंडर प्रेशर टू स्टॉप यूजिंग कोल। क्लाइमेट चेंज के नाम पे इंडिया को बोला जा रहा है कि टू स्टॉप यूजिंग द कोल रिजर्व्स, ऑलराइट। तो ये एक इनइक्विटी को भी दिखा रहा है कि कैसे जो क्लाइमेट रिलेटेड पॉलिसी है वो कैसे वो डेवलप्ड नेशन के फेवर में है और डेवलपिंग नेशन के वो रोक रही हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। सो इसमें लिया है कि इन एन अर्बनाइज्ड वर्ल्ड 2/3 ऑफ द एमिशन अराइजेस फ्रॉम द डिमांड ऑफ मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, ठीक है, जो मिडिल इनकम जिनकी रहती है, तो उनके तरफ से ये 2/3 एमिशन अराइज होते हैं। क्यों? फॉर द डिमांड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है भाई, सबको चाहिए भाई, घर चाहिए, जो भी अब जॉब करता है तो जब पैसे आने लगते हैं तो उसका रहता है कि घर बन जाए, ठीक है, कुछ रोड्स वगैरह हमारी अच्छी रहे, तो ये सारी चीज़ों पे फोकस रहता है। मोबिलिटी, कार आ जाए, ठीक, बिल्डिंग्स एंड डाइट, इन पे हमारा फोकस रहता है। घर, वो जो बोला जाता है ना, रोटी कपड़ा मकान, वो यही चीज़ है, राइट। तो ये सब क्यों है? फॉर वेल बीइंग, ओके। लेट मी चेंज द पेन कलर, ठीक। सो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड वाइड हैज बीन यूज्ड हाफ ऑफ टोटल मटेरियल्स, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो वर्ल्ड का, इट हैज यूज्ड हाफ ऑफ द टोटल मटेरियल्स। जनरली किस में यूज होता है? कंस्ट्रक्शन के लिए सीमेंट यूज हो रहा है, उसमें स्टील यूज हो रही है, ठीक है, जिसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, ऑलराइट, नो सब्सटीट्यूट, राइट, एंड विल नीड हाफ ऑफ द अवेलेबल कार्बन स्पेस, और यही से लगभग हाफ ऑफ द कार्बन जो एमिशन हो रहा है वो उसको कंट्रीब्यूट करता है, राइट। सो अब देखते हैं इस पॉलिसीज में क्या, कैसे इनइक्विटी कैसे शो हो रही है। सो इनइक्विटी इज बिल्ट ऑन इनटू द क्लाइमेट ट्रीटी, ओके, व्हिच कंसीडर्स टोटल एमिशन साइज एंड पॉपुलेशन मेकिंग इंडिया द 4th लार्जेस्ट एमिटर, क्योंकि अगर जो क्लाइमेट ट्रीटीज हैं वो आपकी टोटल एमिशन साइज और पॉपुलेशन को देख के वो बनाई जाती हैं, तो उस बेसिस पे इंडिया आपका 4th लार्जेस्ट एमिटर होता है, even though according to the United Nation the richest 1% of the global population emits more than 2 times जो इंडिया एमिट करती है, ठीक है। तो जो बॉटम नेशंस हैं, बॉटम 50% नेशंस हैं, ठीक है, उनसे 2 गुना ज्यादा जो रिचेस्ट 1% है ग्लोबल पॉपुलेशन की कंट्रीज की वो एमिट करती है, मतलब यूएस, चाइना, रशिया, यूरोपियन नेशन, ये मिलके ये रिचेस्ट 1% में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, आते हैं, और ये जो नीचे की 50% से ज़्यादा कंट्रीज हैं उनसे 2 गुना ज़्यादा ये एमिशन करते हैं। तो इस वजह से क्लाइमेट पॉलिसीज में इनइक्विटी है, ठीक है। कुछ हम आगे डेटास भी देखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे, ठीक है। सो क्लियरली नेट जीरो और कार्बन न्यूट्रलिटी बाई 2050, ठीक है, इम्प्लाइज ओनली टू द कंट्री विथ हाई पर कैपिटा एमिशन, जीडीपी एंड वेलबींग। तो क्लियरली तो उन पे होना चाहिए कि जो वेल डेवलप्ड नेशंस हैं, राइट, उनको अपना वो कम करना चाहिए, और जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको प्रमोट करना चाहिए कि आप बढ़ो, ठीक, बट ऐसा हो नहीं रहा है, ये ऑपोजिट हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, आप कुछ फैक्ट्स देखेंगे।
सो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आप दिखाएंगे ये इनिक्विटी कैसे है। बाय 1950 द कंट्रीब्यूशन ऑफ यूएस टू द टोटल एमिशन पीक्ड एट 40%, राइट। 1950 से अभी तक 40% से ज़्यादा टोटल एमिशन हो चुका है इनका, राइट। इट हैज डिक्लाइंड अप्रोक्सीमेटली 26%, सबसे ज़्यादा कम भी इन्होंने किया है। क्यों? क्योंकि अब ये डेवलप हो चुकी है, राइट। अब ये शिफ्ट कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी। तो अगर आपने सुना होगा कि जैसे पेट्रोलियम और इन सब को कम करने के लिए ये शेल गैस का यूज कर रही है, तो ऑटोमेटिकली जो इनके रिजर्व्स हैं, एमिशन रिजर्व, वो कम हो जाएंगे, ठीक। चलिए मूविंग ऑन। सो द शेयर डिक्रीज टू 1/5 in 2010 व्हेन एशिया विथ हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन यूजेस इट्स लेजिटिमेट शेयर। तो मतलब जब इन्होंने कम कर दिया, अब एशिया को क्या बोला जाता है? राइजिंग एशिया। मतलब हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक। तो हमें तो जलाना पड़ेगा भाई कोयल और ये सारी चीज़ें, वरना फिर डेवलप कर नहीं पाएंगे। सो और प्लस एशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, विथ हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इन एशिया, राइट। देन इकोलॉजिकल डैमेज भी हो रहा है। इकोलॉजिकल डैमेज में जो डेवलप्ड नेशन है उन्होंने तो कर दिया जितना भी पोल्यूशन और सब करना था सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, राइट। China with 4 times the population of US accounts for 12% of cumulative emission, and India with a population of close to that of China 3% बस हम emission को contribute करते हैं। मतलब अगर इंडिया और चाइना को मिला दो तो आपकी 15% हम global emission में contribute कर रहे हैं, which is very less, right? More than 75% is contributed by the developed nation, राइट। तो इस वजह से इनइक्विटी भी है। आइए कुछ और चीज देखते हैं कि अब करना क्या चाहिए। सो वी शुड फोकस ऑन रिवर्सल इन थिंकिंग, कि केवल डेवलपिंग नेशन को कोयला यूज करने से रोक दोगे तो पोल्यूशन नहीं कम होगा। वी हैव टू मेक अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इक्विटेबल पॉलिसीज, ठीक। चलो सो क्या कर सकते हैं? मॉडिफाइंग अनसस्टेनेबल पैटर्न्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स यूज, कि गलत तरीके से जो नेचुरल रिसोर्स को यूज किया जा रहा है उसको रोकना है, राइट। इंश्योरिंग लेवल्स ऑफ वेलबींग, मतलब कम तो करेंगे लेकिन वेलबींग को हमें नीचे नहीं करना है, सब लोग प्रॉपरली ग्रो करें, राइट। तो ये हमारा मोटिव होना चाहिए। सेकेंडली द वेग वर्डेड कार्बन न्यूट्रलिटी। कार्बन न्यूट्रलिटी मतलब जितना हम कार्बन निकाल रहे हैं उतना ही हमें एब्जॉर्ब भी करना है, सो दैट वी कैन बिकम अ कार्बन न्यूट्रल कंट्री, राइट। बट ये भी काफी वेग है। इट मीन्स बैलेंसिंग एमिटिंग कार्बन विथ एब्जॉर्बिंग कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? बाई एफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अ कार्बन न्यूट्रल कंट्री, राइट। सो सच कंट्रीज ऑलरेडी हैव लेस एनर्जी इंटेंसिव पाथवेज लाइक इंडिया। हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिव हम है नहीं, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, हमारे उतना इक्विटेबल ग्रोथ नहीं हुआ है। दैट विल नॉट एनक्रोच ऑन इकोलॉजिकल स्पेस। ऑल्सो वी हैव अ यंग पॉपुलेशन, right, and are growing fast to reach comparable levels of well-being. So ये इंडिया का प्रेजेंट स्टेटस है, alright. तो ये है हमें रिवर्सल करना है टू एंश्योर अ प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। तो ये हमें थिंकिंग में चेंज करना है, ना कि हमें एक वन साइडेड पॉलिसी फ्रेम करनी है। मूविंग ऑन, तो इंडिया का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ डेटा यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। देखो, इंडियंस ईट जस्ट 4 kg ऑफ मीट अ ईयर, पर कैपिटा की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यूरोपियन यूनियन हु ईट्स 65 kg एंड अमेरिकन ईट अराउंड 100 kg पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ मीट है, ठीक है। प्लस अमेरिकन हाउस होल्ड वेस्ट नियरली 1/3 ऑफ द फूड। तो आपको पता है कि मीट वगैरह से भी आपको पता है उसकी कलिंग होती है, एंड इवन जब जैसे काऊ वगैरह हैं उनके स्टमक से मीथेन गैस भी रिलीज होती है, तो वो भी एमिशन में कंट्रीब्यूट करती है, राइट। तो इतना मीट कंजम्पशन होता है तो कार्बन एमिशन भी बढ़ता है, ठीक है। ये रिलेशन बहुत कम लोगों को पता रहता है कि इवन एनिमल्स के अंदर से भी कार्बन एमिट होता है। जैसे हमारा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तो हम एमिट करते ही हैं, अलॉन्ग विथ जो हर्बीवोरस हैं वो खाना पचाते हैं तो उसमें से मीथेन भी रिलीज होता है। और जैसे गाय से आपको गोबर गैस वगैरह मिलती है तो मीथेन उसमें रिलीज होता है, राइट। तो अमंग द मेजर इकोनॉमिक्स इंडिया विल मीट इट्स पेरिस एग्रीमेंट बाई टारगेट बाई 2030। जो इंडिया का पेरिस क्लाइमेट हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था अकॉर्ड, उसमें हमारा 2030 तक हमने कुछ अपने टारगेट्स फिक्स किए कि इसको हम अचीव करेंगे, राइट। जिसमें से 100 गीगावाट सोलर पावर होना चाहिए, रिन्यूएबल पावर, ये सब था। जिसमें 175 गीगावाट हमारा टारगेट है, ये हमको रिन्यूएबल सोर्सेज से निकालना है, जिसमें से 100 आपका सोलर से है, इस टाइप से
parts, right? Even our Prime Minister was justifiably cautious at the Climate Action Summit and avoided commitments to cap emission. हमारे पीएम ने भी एमिशन कैप करने के उस पर कुछ ज़्यादा बोला भी नहीं, ठीक है, क्योंकि वी आर इन अ डेवलपिंग फेज और हमें डेवलपमेंट ज़रूरी भी है. मूविंग ऑन, सो व्हाट शुड बी वे फॉरवर्ड, करना क्या चाहिए? ऑलराइट, क्या हम कोल पूरा बंद कर दें? नहीं पॉसिबल है. अभी भी इंडिया में अराउंड 60% हमारा थर्मल पावर पे एनर्जी वो फोकस रहता है. हम धीरे धीरे उस चीज़ को रिन्यूएबल की तरफ बढ़ रहे हैं. तो अभी हमें क्या करना चाहिए? सो इंडिया हैज़ द क्रेडिबिलिटी एंड लेजिटिमेसी टू पुश एन ऑल्टरनेट 2050 गोल फॉर कंट्रीज करेंटली विद पर कैपिटा एमिशन बिलो द ग्लोबल एवरेज. तो जो भी कंट्रीज बिलो ग्लोबल एवरेज उनका एमिशन है, उनको हमको टारगेट थोड़ा बढ़ा दो कि 2050 तक हम ये करेंगे. तो ये कुछ पॉइंट्स हम रख सकते हैं, ठीक है. इसमें फॉर एग्जाम्पल द गोल ऑफ वेल बीइंग विद इन इकोलॉजिकल लिमिट्स, द फ्रेम फॉर द ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनको हम थोड़ा पुश कर सकते हैं. ऑलराइट, अब जैसे इंडिया कर भी रहा है, वी आर मूविंग टूवर्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स. अगर आप सबने फेम स्कीम का नाम सुना है तो इट इज द इंडिया इनिशिएटिव टुवर्ड्स इंक्रीज यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट. अगर आपने देखा होगा कि टाटा ने नेक्सॉन इलेक्ट्रिक भी निकाल दी है. तो इस टाइप के हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं, राइट. हम स्लोली इस डायरेक्शन में मूव करेंगे रादर देन कि वी कंप्लीटली शट डाउन द आवर मेजर रिसोर्सेज. सी, बहुत अच्छी लाइन यहाँ लिखी गई, एमिशंस आर द सिम्टम्स नॉट द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. ऑलराइट, सो इंडिया इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मस्ट पुश न्यू आइडियाज based on its civilizational and long-standing alternate values for the transition to sustainability. अब देखो ये जो लाइनें हैं, इस टाइप के जो पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है, ये आप कहाँ यूज़ कर सकते हो? कभी भी कंजर्वेशन या बायोडाइवर्सिटी या क्लाइमेट चेंज पे कुछ भी आ रहा है तो हाउ, इतना बड़ा हमने आर्टिकल पढ़ा, कैसे यूज़ करोगे? सब चीज़ तो याद नहीं रहेगी. कुछ एक डेटा आप उठा सकते हो. कुछ इस टाइप की बहुत अच्छी लाइन्स होती हैं, यू कैन यूज इट इन द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स या कंक्लूजन में यूज कर लो, राइट. सो एमिशन आर द सिम्टम्स नॉट द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. इस पे दे कैन इवन आस्क ऐसे, इसी टाइप के एक स्टेटमेंट दे देते हैं, यू हैव टू राइट 1200 वर्ड्स ऐसे, राइट. तो ऐसे हमें इन चीज़ों को अपने आंसर्स में यूज करना है. इसमें प्रीलिम्स बेस्ड फैक्ट तो मिलेगा नहीं, बट हाँ कभी स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ सकता है कि जो इंडिया का नेट एमिशन है इट इज लेट्स से मोर देन द यूएस या मोर देन द नॉर्थ अमेरिका. तो ये गलत स्टेटमेंट है. हमारा केवल 3 से 4% पर कैपिटा हम कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट. तो ऐसी चीज़ें आपको डेटा प्रीलिम्स के लिए एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें तैयार करना है, ठीक है. चलो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं. इट इज बेसिकली द ट्रेजेडी ऑफ कंजर्वेशन, ये टाइटल था. ऑलराइट, तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं है. वेस्टर्न घाट्स पे, ठीक है, वेस्टर्न घाट में जो लोकल ट्राइब्स रहती हैं उनके लैंड एलिनेशन के ऊपर ये पूरा आर्टिकल था, ठीक है. चलो देखते हैं उसमें कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट्स भी दिए हैं. सो एक बहुत अच्छी लाइन इसमें मैंने नोट की है, आइसोलेटिंग द इंडिजिनियस पीपल फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट्स इन द वेस्टर्न घाट्स टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी इज अनप्रोडक्टिव. ये पूरे इस आर्टिकल का क्रक्स है कि बस लॉ बना देना, राइट, और उसको अप्लाई कर देना से हमारा सारा काम हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है, ठीक है. हमें लोकल और जो लोकल हैबिटेट्स में लोग रह रहे हैं उनको भी हमें इस गवर्नेंस प्रोसेस में हमें इंक्लूड करना है, राइट. चलो कुछ फैक्ट्स है इसमें, तो देख लो. सम इंडिजिनियस पीपल ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इंक्लूडिंग द पीवीटीजीज, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इट कॉन्स्टिट्यूट 44.2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, राइट, जिसमें से 6.95 कर्नाटका में. ऑलराइट, तो ऐसे डेटास मिलते हैं. तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में भी क्वेश्चन आया था पीवीटीजीज के ऊपर कि हमारे इंडिया में टोटल पीवीटीजीज कितनी हैं, तो 75 था. तो उसमें डायरेक्टली स्टेटमेंट दिया हुआ, तो उसमें कुछ 100 के अराउंड दिया था. तो अगर हमें ये सब चीज़ें पता हैं तो हम वो ईजिली एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है. हमें न्यूज़पेपर के आर्टिकल से ऐसी चीज़ों को खुद निकालना पड़ेगा, राइट. केवल इनको बस ऐसे पढ़ लेने से फायदा नहीं होगा, यू शुड नोट इट डाउन ऑल्सो. सेकेंडली, वेस्टर्न घाट्स आर ऑल्सो होम टू अ साइजेबल पॉपुलेशन ऑफ कुछ कम्युनिटीज जैसे गोलीज, कुनबीज, हकल्लकी वकाल्लका, कारे वकल्ला, कुनबी एंड कुलवाड़ी. ये कुछ ट्राइब्स है, एक दो नाम आप याद कर सकते हो. कुछ और बड़ी फेमस ट्राइब्स जैसे टोडाज, ठीक है. टोडाज ट्राइब इसलिए फेमस है वहाँ की वेस्टर्न घाट्स की. प्लस इरूला ट्राइब, इरूला, देखो इरूला को तो यूएस वगैरह में कैलिफोर्निया तक ले गया गया क्योंकि बहुत अच्छे स्नेक कैचर्स हैं. नॉट कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा में. तो वहाँ पे फ्लोरिडा में बर्मीज पाइथन एक अजगर होता है जिसकी जो एक इन्वेजिव स्पीशी बन गया है,
जो कि बहुत ज़्यादा फैल गए हैं और उनको उनकी जो नंबर से बहुत इंक्रीज हो गए हैं, तो उनको पकड़ने के लिए इरूलस ट्राइब को वेस्टर्न घाट से ले गया गया यूएस। ठीक है, तो ऐसे ट्राइब्स के हमें जो न्यूज़ में रहती हैं इनको नोट करके रखना है। ये सब चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं, राइट। ठीक है, तो अब देखो इस पे कुछ एक और प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट ये है कि आपका जो वेस्टर्न घाट्स है, ऑलराइट, तो एक क्वेश्चन आया हुआ है 2017 के प्रीलिम्स में कि वेस्टर्न घाट्स किस स्टेट से कितने स्टेट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आपका हो गया पार्ट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। तो इन स्टेट्स में वेस्टर्न घाट्स हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया होता, तो आपको मैप्स भी साथ में देखते जाना है, राइट। ज्योग्राफी कभी भी हो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है लोकेशन, राइट। तो लोकेशन हमें अच्छे से पता होना चाहिए। फिर वेस्टर्न घाट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? इट इज द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, एनसीईआरटी में भी हमने पढ़ा है, राइट। तो 140 मैमल स्पीशीज मिलती हैं, 500 टन बर्ड स्पीशीज हैं, राइट, 260 रेप्टाइल स्पीशीज एंड 180 एम्फीबियन स्पीशीज। ओके, तो इंडिया की 25% जो बायोडाइवर्सिटी इट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट है जिसे कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। चलो आगे देखते हैं। सो आपको देखने फैक्ट क्या था इसमें। बेसिकली 2012 में 39 एरियाज कवरिंग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुछ रिजर्व फॉरेस्ट थे वेस्टर्न घाट्स के अंदर, जिसे डिक्लेयर कर दिया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। अब किसी भी एरिया को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जब ये लोग बना देते हैं, डिक्लेयर कर देते, तो उसको एक कंजर्वेशन स्टेटस मिल जाता है। उसमें आप कुछ सर्टेन एक्टिविटीज वो बैन हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से क्या, जो लोकल ट्राइब्स थी उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज को बैन कर दिया गया, उनकी जो जमीनें थी उनका हक हट गया उसके ऊपर से। ठीक है, तो इस पूरे आर्टिकल में यही पूछा गया है, बताया गया है कि क्या ये बस वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर देने से और डिक्लेयर कर देने से हम क्या कंजर्व कर लेंगे इस पूरे एरिया को? सो आंसर इज नो, राइट। तो देखते हैं, सिंस द टाइम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इट बिगैन टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल हेरिटेज साइट्स, लोगों के बीच में एक अनरेस्ट बना हुआ था, खासकर तो इंडिजीनियस पीपल थे, जो वहीं पे जो लोकल ट्राइब्स हैं उनके अंदर अनरेस्ट बना हुआ था। ठीक है, उनको फियर क्या था कि जो उनका लैंड होल्डिंग है, लैंड्स, ठीक है, वो जो कि बहुत टाइम से लोग वहाँ रह रहे थे वो हट जाएगा उनके पास से, राइट। कुछ रेस्ट्रिक्शन आ गई थी मूवमेंट के ऊपर, कुछ इको सेंसिटिव जोन्स होते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के जहाँ पे आप अंदर नहीं आ सकते, तो इसकी वजह से भी उनको बड़े इश्यूज आ रहे थे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इशू क्या था। सो कर्नाटका हैज अ डिसमिसल रिकॉर्ड इन इंप्लीमेंटिंग द फॉरेस्ट राइट एक्ट। फॉरेस्ट राइट एक्ट, FRA जिसे बोलते हैं शॉर्ट में, इसका सही इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, इस पूरे एक्ट पे क्वेश्चन भी पूछा गया है यूपीएससी 2018 में, ऑलराइट। यूपीएससी 2018 डायरेक्ट क्वेश्चन आया था FRA के ऊपर। तो इस टाइप के जो एनवायरमेंट रिलेटेड एक्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स 2018 तक द स्टेट रिकॉग्नाइज ओनली 5% ऑफ द टोटल क्लेम्स मेड। जो भी ट्राइबल से इंडिजिनस पीपल थे जो भी लैंड पे क्लेम कर रहे थे, केवल 5.7% को रिकॉग्नाइज किया, बाकियों को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया। ठीक है, 70% ऑफ द क्लेम्स वर डिस्पोज। ये एक अच्छा पॉइंट है कि ठीक है 5.7% जो क्लेम किया गया था, जो केसेस थे 70% रिजॉल्व भी किया गया, एक अच्छा पॉइंट है, बट केवल 5.7% को कंजर्व किया, रिकॉग्नाइज किया। इससे क्या मतलब, जो बाकी लोग हैं उनका क्या होगा, उनके क्लेम्स का क्या होगा? ठीक है, देखो, देयर अपीयर टू बी क्लियर इनकंसिस्टेंसी इन द गवर्नमेंट्स अप्रोच इन सेटलिंग द क्लेम। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कि गवर्नमेंट के पास डेटा भी नहीं है, जो क्लेम्स आ रहे हैं तो वो कैसे उसको सेटल डाउन करेंगे, तो वो क्या लेते ही नहीं है, रजिस्टर ही नहीं करते हैं, राइट। सो ट्राइबल्स वर्सेस द क्लेम्स मेड बाय द अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ये वाले केसेस थे, इनके बीच में बड़े इशू होते थे। जो पहले से ही ट्राइबल्स थे वहाँ के, प्लस कुछ जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो जंगल में ही रहते हैं, उनके बीच बड़ा इशू आता है, राइट। सो द इनकंसिस्टेंसी रिफ्लेक्टेड इन द आर्ग्यूमेंट। ओके, तो अब देखो एक डेटा है यहाँ पे, ये गवर्नमेंट का क्या कहना है कि जो ट्राइबल एप्लीकेशंस थे कॉन्स्टिट्यूट हुए थे, 17.5% जो क्लेम्स थे वर नियरली ऑल ऑफ देम वर सेटल्ड व्हाइल अदर वर रिजेक्टेड। तो बहुत कम परसेंट है, इतने ही बस हो रहे हैं, बाकी सबको तो कंसिडर भी नहीं किया जा रहा है। तो ये कुछ डेटा है, यू कैन यूज इट इन आंसर राइटिंग। कभी भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे आए कोई क्वेश्चन या फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी, तो आप ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स या ट्राइबल्स का
आप इसमें मेंशन कर सकते हो कि इनके लैंड राइट्स या अदर जो इश्यूज उनको सेटल ही नहीं किया जा रहा है। ऐसे डेटास आप यूज कर सकते हो। नाउ रीजन क्या है इसके पीछे? द फॉरेस्ट राइट एक्ट इज नॉट अबाउट द इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड टू एनीवन अप्लाइंग फॉर इट। मतलब फॉरेस्ट राइट एक्ट से हम किसी को भी बस ऐसे ही रैंडमली लैंड दे देंगे, जो कि 13 दिसंबर 2005 से पहले वहां रह रहे थे उनको कंसिडर किया जाता है, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोई पर्टिकुलर डेट दे दोगे, राइट, तो उसमें बड़ा वेरिएशन होता है कि भाई जो 13 दिसंबर की बात की, जिसकी 12 दिसंबर तक जो रह रहा है, या जो 15 दिसंबर को है, या जो 20 दिसंबर, उनका क्या होगा? ऑलराइट, तो उनको तो फिर कंसिडर ही नहीं करते। The government records also reveal that 43 lakh hectares of forest land were encroached illegally। 43 लाख हेक्टेयर बहुत बड़ा एरिया होता है, इसके ऊपर इलीगल एनक्रोचमेंट हो गई है, ठीक है, इलीगल एनक्रोचमेंट हो गई, लोग आके वहां पे इंडस्ट्रियल यूज भी करने लगे। सो व्हेन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट केम इनटू फोर्स, so there is no significant conservation even after this landmark law। forest conservation act भी लगा दी, alright, forest right act भी लगा दी, इसके बावजूद वहां के लोग परेशान हो रखे हैं। तो इन लॉज का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं है, राइट। तो इसको आप कहाँ यूज कर सकते हो? इसको अगेन आप GS3 एज वेल एज GS2 गवर्नेंस पार्ट, गवर्नेंस पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लॉ या पॉलिसीज तो बना दे रहे हो, क्या उसका ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंटेशन हो रहा है? तो ऐसे डेटा से आप डाल के उस लाइन को अपना सपोर्ट कर सकते हो। हम केवल लिख देंगे कि पॉलिसी जो है वो प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं हो रही है, तो इसमें दम नहीं रहेगा। वी हैव टू सपोर्ट द स्टेटमेंट बाय गिविंग फैक्ट्स। फैक्ट्स आर दिस, तो एक दो फैक्ट्स नोट कर सकते हो, राइट, कि 43 लाख हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड वर एनक्रोच्ड इलीगली। ओके, तो ऐसे डेटा का हम यूज करना है। सो कंक्लूजन क्या है कि जब इनवेरिएबली एन अप्रोच अडॉप्टेड टू आइसोलेट द इंडिजिनस पीपल फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि हमने लॉ तो बना दिया जिससे क्या किया जाए, जो ट्राइबल्स और इनहैबिटेंट्स थे वहाँ के उनको हटा दिया गया। और क्यों हटा दिया? कंजर्वेशन के नाम पे, कि वो वहाँ पे खराब कर देंगे, तो वो कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हुआ है, ऑलराइट। और वो उनका कहना था कि जो इंडिजिनियस पीपल थे वहाँ के, दे आर द रूट कॉज ऑफ कंफ्लिक्ट between them and conservationist, right? So the later think that resources have to be controlled and managed, okay? तो ये बोला गया था इस आर्टिकल में। एक बहुत अच्छी रिपोर्ट थी ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक। तो देखो ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएनईपी निकालती है। तो इसने मेंशन किया, इसकी जो रिपोर्ट 5 थी, इसने मेंशन किया दैट there is decreased biodiversity across the globe even as protected areas have expanding। हमने लॉ बना के बहुत सारे एरियाज को प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद बायोडाइवर्सिटी है वो कम हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं जो पॉलिसीज इसमें कहीं ना कहीं फ्लॉज है, क्योंकि आप कोई चीज़ कंजर्व करने के लिए बना रहे हो तो उसका तो बढ़ना चाहिए ना, ये कम हो रहा है, ऑलराइट। पीपल लिविंग इन नेचर सराउंडिंग आर इंटीग्रल टू द कंजर्वेशन, मतलब हमें केवल पेड़ पौधों या जंगल को नहीं कंजर्व करना, वहां जो लोकल लोग रह रहे हैं उनको भी कंजर्व करना है। दे आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दीज रिजर्व्स, ऑलराइट। तो हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके काम करना है, मतलब हमें फिजिकल एनवायरनमेंट प्लस ह्यूमन एनवायरनमेंट, इसको कंजर्व साथ में करना है, इंटीग्रेटेड अप्रोच, ऑलराइट। सो डिक्लेरेशन ऑफ वेस्टर्न घाट एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज एज इंपॉर्टेंट इन प्रिजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रीजन एज द रिकग्निशन ऑफ द राइट्स ऑफ पीपल। तो ये एक बहुत अच्छा कंक्लूजन दिया गया है, यू कैन यूज इट, कभी भी यूज कर सकते हैं, ऑलराइट। नाउ टू रियलाइज, इसको रियलाइज कैसे किया जाए? इसके लिए गवर्नमेंट मस्ट टेक एन एफर्ट टू बिल्ड अ ट्रस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट, क्या लोगों को सरकार के ऊपर ट्रस्ट है कि नहीं। तो एक सोशल कैपिटल को फॉस्टर करना है हमें, ऑलराइट। ट्रस्ट बिटवीन किसके बीच में? एजेंसीज इन द एरिया, द पीपल लिविंग देयर, जो कि फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, जैसे ट्राइबल्स, ठीक है, एंड बाय ट्रीटिंग देम इक्वल सिटीजन्स लाइक एवरीवन एल्स इन द कंट्री। तो हमको उनके साथ ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, उनके हितों का ख्याल भी रखना पड़ेगा। सो दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड, ऑलराइट। तो ये था हमारा एंटायर वेस्टर्न घाट्स के ऊपर। तो इसमें हमने प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट्स भी देखे और मेंस में कैसे हम आंसर राइटिंग में चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं वो हमने देखा। अब देख रहे होगे कि मैं
ये आंसर राइटिंग फॉर्मेट में ही मैंने यूज किया कि हमने एक इंट्रोडक्शन देख लिया, फैक्ट देख लिया क्या है, देन वी हैव सीन द इशू क्या इन्वॉल्व है यहाँ पे, रीजन क्या है उसके पीछे, एंड इसके सॉल्यूशन या वे फॉरवर्ड क्या, कंक्लूजन क्या हो सकता है। तो एक आंसर के फॉर्मेट में इसको मैंने आपको प्रेजेंट किया है, ठीक है। चलो, जो थर्ड था आपका आर्टिकल, अक्लाइमेटाइजिंग टू क्लाइमेट रिस्क, राइट। तो क्लाइमेट रिस्क आपको पता है, फ्लड, ड्रॉट, ठीक है, फ्लड आप देख रहे हो, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हो गए, फॉरेस्ट फायर हो गया, यहाँ पे सूखा पड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्लाइमेट रिस्क है। तो कुछ स्टार्टिंग में एक देख लेते हैं इंट्रोडक्शन इसके इस आर्टिकल का क्या था। सेवरल पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया आर इन द ग्रिप ऑफ सीवियर कोल्ड वेव। ठंड चल रही है, बहुत सारे से नॉर्दर्न पार्ट्स हो गए, हिमाचल, पंजाब, ये सब पार्ट्स ऑफ यूपी। सो ये इशू क्यों, ऐसा लॉन्ग विंटर क्यों होता है? तो इट इज ड्यू टू ला नीना। ये हम ज्योग्राफी में मैं ये कवर करवाऊंगा आपको, ला नीना और एल नीनो क्या होता है बेसिकली, ठीक है। तो ला नीना जब रहेगा तो हमारा एक्सट्रीम विंटर, सारी चीज़ों का एक्सट्रीम हो जाएगा, ज़्यादा बारिश हो जाएगी, ठीक है, ज़्यादा ठंड पड़ने लगेगी, ऑलराइट। एल नीनो में रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो जो फोरकास्टर बोलते हैं कि जो अर्थ हॉटेस्ट ईयर रिकॉर्ड किया गया था 2021 में, तो इस टाइप की क्लाइमेट एक्सट्रीमिटीज हम फेस कर रहे हैं, ऑलराइट। राइजिंग टेम्परेचर हैव लेड टू शार्प इंक्रीज इन क्लाइमेट एक्सट्रीम इवेंट्स इन रिसेंट ईयर। तो इट इज ऑल suggesting that temperature, global warming, you can relate it to global warming. Again, GS paper 3 और GS paper 1, GS paper 1 and geography वाला पार्ट, उसमें कभी भी ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फैक्ट्स क्या थे, कुछ फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट जो कि GS 3 का पार्ट है, ज्योग्राफी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे फैक्ट्स, क्योंकि ये आपके आंसर को एक सपोर्ट देते हैं कि हाँ यार इसने जो लिखा है, ही इज सपोर्टिंग दैट थिंग विद दिस फैक्ट्स। तो पहला फैक्ट है, काउंसिल ऑन एनर्जी की एक रिपोर्ट थी, काउंसिल ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट थी, उन्होंने बताया था, फाइंड किया गया कि 75% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया विच इज होम टू ओवर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वर्ल्ड vulnerable to extreme climate risk, ठीक है। 75% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स आर इंडिया, उसमें ऐसे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे मुंबई फ्लड्स हो गई, चेन्नई फ्लड्स हो गई, राजस्थान में फ्लड आ रही है, असम में बाढ़ आ रही है, फिर ऐसे ही सूखा पड़ जा रहा है, चेन्नई में ड्रॉट भी आ जा रही है, ठीक है। आपके जो कोल्ड वेव्स हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, राइट। तो इस टाइप की चीज़ें, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो ख़त्म हो जा रहा है। सो ऐसे while India witnessed 250 extreme climate events between 1970 and 2005, the country recorded 310 extreme climate events after 2005 alone. सोचो 1970 से 2005 तक, 1970 से 2005 तक हमारी जो टोटल ऐसे इवेंट्स थे, क्लाइमेट एक्सट्रीम इवेंट्स, वो 250 थे बस। लेकिन 2005 से 2020 के बीच में 310 हो गए। सोचो कि ग्लोबल वार्मिंग से कितना ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ऑलराइट। Now, further between 1990 and 2019, okay, India incurred a loss exceeding $100 billion. $100 बिलियन से ज़्यादा हमें इकोनॉमिकली हमारा लॉस हुआ है। लॉस कैसे हुआ है? अगर ड्रॉट आ गया, किसान खेती कर रहा है, सूखा पड़ गया, पूरी फसल खत्म। किसान खेती कर रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, फसल खराब हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से जो इकोनॉमिक लॉस होता है वो अराउंड $100 बिलियन हुआ है हमें, ठीक है। पाकिस्तान की GDP से भी ज़्यादा है ये, राइट। सो और देखो और कुछ इवेंट्स क्या क्या है। द इंटेंसिटी ऑफ फ्लड्स इंक्रीज्ड 8 फोल्ड, मतलब 8 टाइम्स बढ़ गया फ्लड की इंटेंसिटी, ठीक है। लैंडस्लाइड्स, हैवी रेनफॉल इंक्रीजेस बाय ओवर 20 टाइम्स, ये 20 टाइम्स बढ़ गए हैं, राइट, सिंस 1970। तो इस टाइप के डेटा आप अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। देन ड्रॉट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैव इंक्रीज्ड बाय एन ईयरली एवरेज ऑफ 13 टाइम्स ओवर लास्ट 2 डिकेड्स। 20 सालों में 13 गुना ज्यादा हो गए हैं जहां पे सूखा पड़ रहा है ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स, ओके। फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन हैज आल्सो डबल्ड। ओवर 40% ऑफ इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स नाउ शो अ स्वैपिंग ट्रेंड, फ्लड प्रोननेस, ड्रॉट प्रोननेस एंड वाइस वर्सा। तो ये आपका कुछ फैक्ट्स हैं, यू कैन यूज इट इन आंसर्स। केवल बोल देना कि इंडिया में फ्लड हो रहा है, ड्रॉट हो रहा है विदाउट गिविंग एनी डेटा इज नॉट गुड। ये आपको ब्राउनी पॉइंट्स दिलवाएंगे एग्जाम में, राइट। चलो, तो इंडिया को करना क्या चाहिए? तो कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसको अपने वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन में लिख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट, पहली चीज है, इंडिया शुड क्रिएट एन एनवायरमेंट एंड हेल्थ डी रिस्किंग मिशन टू इंक्रीज इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, ठीक है। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस में क्यों, कैसे?
क्रिटिकल रिसोर्सेज को सिक्योर करना। क्रिटिकल रिसोर्स हमारे क्या है? वाटर, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, खाना, ठीक है, हमारी एयर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आपको पता ही कि विंटर्स आते ही पंजाब वगैरह में पराली जलाने से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अंडरग्राउंड जो वाटर है वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे, तो ऐसे क्रिटिकल रिसोर्सेज को रिजर्व करना। सेकेंडली, बिल्ड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें ऐसी बिल्डिंगें बनानी कि भाई फ्लड आए तो भी कोई इशू नहीं है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स होनी चाहिए। ओके, सो ये थी कुछ। सेकेंड हमारा था, द मिशन शुड ऑल्सो फोकस ऑन डेमोक्रेटाइजिंग लोकल क्लाइमेट रिलेटेड एंड वेदर रिलेटेड डेटा अलॉन्ग विथ इंटीग्रेटिंग रिस्क प्रोजेक्शन। मतलब हमें पंचायत लेवल तक चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करना है कि भाई हमें तो चलो नेशनल लेवल पे तो पता है कि इंडिया में साइक्लोन आने वाला है, क्या हम उस डेटा को न्यूज़ को या इन्फॉर्मेशन को हम लोकल लेवल पंचायत लेवल पे भी भेज दें कि भाई आपके यहाँ इस सीजन में इस महीने में साइक्लोन आएगा, तो वो अपने हिसाब से चीज़ें तैयार करेंगे। तो एक डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, एक और प्रायोरिटी इस पे कि वी हैव टू रिस्टोर एंड रिवाइव एंड रिक्रिएट अवर ट्रेडिशनल क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रैक्टिस। ट्रेडिशनल क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रैक्टिस क्या होती हैं? जैसे अगर आपने सुना होगा कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल मेथड्स, ठीक है, जैसे केरला में बिलो सी वाटर फार्मिंग होती है, राइट। हमारे यहाँ जो नेचुरल स्टोरेज टैंक्स थे, अगर आपने ककातिया डायनेस्टी का नाम सुना होगा, तेलंगाना पार्ट, वहाँ पे पहले ही वाटर स्टोरेज के लिए वो सब बनाया जाता था। तो इस टाइप की ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ को हमको इंक्रीज करना है, जिससे क्या लोकल लोग भी जुड़ेंगे साथ में। सेकेंड है, इंडिया नीड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट रिस्क एटलस, ठीक है। एटलस मतलब कहाँ पे कौन सा पर्टिकुलर एरिया किस डिजास्टर या रिस्क के से ज़्यादा प्रोन है, हम पे एक मैप होना चाहिए कि असम में हर साल बाढ़ आती है, बिहार में बाढ़ आती है, ठीक है। ये इंडिया का अगर आपने वेस्टर्न साइड देखा वो ड्रॉट प्रोन है जनरली, तो ऐसे हर डिजास्टर रिलेटेड या क्लाइमेटिक रिस्क रिलेटेड एक मैप होना चाहिए, जिससे क्या कर सकते हैं हम रिस्क इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग हम कर सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग अच्छी हो जाएगी, पहले से ही हम प्रिपेयर रहेंगे। थर्ड है फाइनेंस फॉर क्लाइमेट एक्शन। पैसा चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, तो हम ग्लोबल ग्रीन क्लाइमेट फंड जैसे है इसका यूज़ कर सकते हैं फंडिंग के लिए। ऑलराइट, नाउ जो क्लाइमेट एम्बिशन समिट हुआ था ऑल्सो कॉल्ड फॉर एनहेंसिंग द एडेप्टेशन फाइनेंसिंग बाई 50%, ठीक है। अभी जो 20% है क्लाइमेट फाइनेंसिंग, उसको 50% तक इंक्रीज करना, जिससे लोग कंट्रीज का पैसा रहे और वो ऐसी चीज़ों को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर सके, राइट। सो एज द परमानेंट चेयर ऑफ द रिसेंटली फॉर्म्ड कोलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो ऐसी चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं। ये जो कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI बोला जाता है शॉर्ट में, इट वॉज इनिशिएटेड बाई इंडिया, ठीक है, इंडिया से इनिशिएट किया था। सो इंडिया शुड प्ले अ पाइवटल रोल इन अट्रैक्टिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो ये चीज़ें पूछ भी सकती हैं कि ये CDRI है, ये इंडिया का इनिशिएटिव है या US का है, इस टाइप से चीज़ें पूछ सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारा पूरा आर्टिकल रहा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, कहाँ यूज़ करनी चीज़ें, कैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें एक वे फॉरवर्ड आप ये कर सकते हैं कि इग्नोरिंग लो प्रोबेबिलिटी रिस्क कुड बी कैटास्ट्रोफिक फॉर इकोनॉमी एज वेल एज सोसाइटी। दिस ईयर पॉलिसी मेकर, इंडस्ट्री कैप्टन्स एंड कॉमन सिटीजंस मस्ट मेक क्लाइमेट प्रूफ चॉइसेस। इस टाइप के अच्छी लाइन आप वे फॉरवर्ड में भी यूज कर सकते हो। नाउ लास्ट वन, फोर्थ वन इज असम थ्रो अ लाइफ लाइन ऑन इट टू इट्स ओनली रामसर साइट, ठीक है। तो ये आर्टिकल मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं दीपोर बिल, जो कि एक रामसर साइट है इन आसाम, ठीक है। तो चलो कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे मैंने एक रामसर साइट का मैप बना दिया जिसमें इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स हैं, ठीक है। कुछ अभी नई भी ऐड हुए तो आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो दिस इज असम, यहाँ पे आपका दीपोर बिल है। ऑलराइट, तो देखो दिस इज सम वहाँ का पिक्चर है, वेटलैंड है बेसिकली, राइट। सो कुछ फैक्ट्स आप देख लेते हैं। सो इट इज अ वेटलैंड ऑन द साउथ वेस्टर्न एज ऑफ द गुवाहाटी असम, ठीक है। ये असम की ओनली रामसर साइट है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इट इज द ओनली रामसर साइट ऑफ दिस स्टेट ऑफ असम। इसको रामसर साइट का डेजिग्नेशन कब मिल गया था? 2002।
क्यों? फॉर सस्टेनिंग अ रेंज ऑफ एक्वेटिक लाइफ फॉर्म बिसाइड 219 स्पीशीज ऑफ बर्ड, मतलब बायोडाइवर्सिटी रिच भी है, 219 बर्ड स्पीशी मिल रही है, रिच एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी है, इसलिए उसको रामसर साइट का टैग भी मिल गया। वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन आपको मैंने दिखाई दी यहाँ पे, ठीक है, असम का ओनली रामसर साइट। कब मिला है? 2002 में। ऑलराइट, देखना साउथ वेस्टर्न एज पे है ना। इसमें एक अलग से ही मैंने फैक्ट मेंशन कर दिया रामसर साइट के बारे में। सो रामसर साइट इज अ वेटलैंड डेजिग्नेटेड टू बी ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए इसको हमने इसमें कंसिडर किया है। ये साइन कब हुआ था? 1971 में, ठीक है। और रामसर क्या है? रामसर इट इज़ एन ईरानियन सिटी, ईरान की एक शहर का नाम है रामसर, ठीक है। तो ऐसे आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। जितने भी कन्वेंशंस होते हैं वो पर्टिकुलर किसी प्लेस से रिलेटेड रहते हैं, जैसे कोपेनहेगन, स्टॉकहोम, राइट, स्टॉकहोम कन्वेंशन, आपका जिनीवा कन्वेंशन हो गया, तो वैसे ही रामसर कन्वेंशन भी, ठीक है। तो ये फैक्ट्स आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, यू शुड नो, ठीक है। जितने भी इसमें इनके बारे में भी आप पता कर लीजिएगा। सोमोरिरी लेक जैसे हो गया, कोलेरू लेक इट इज इन आंध्र प्रदेश और ये फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको पता होना चाहिए। वुलर लेक, ठीक है, ऐसे ही सोमोरिरी और पैंगोंगसो इज नॉट अ रामसर साइट, इट इज अ सॉल्ट वाटर लेक, उसको भी टाइटल मिलने ही वाला है। ऑलराइट, तो इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं, पैंगोंग, सोमोरिरी, कोलेरू। तो यहाँ से आप ये मैप देख सकते हो। नाउ एक आर्टिकल आया था, न्यू मेजर दैट कैन प्रेडिक्ट वेदर अ सिटी इज प्रोन टू रेन और टाइड बेस्ड फ्लडिंग। बेसिकली चेन्नई और मुंबई फ्लड के कंटेक्स्ट में बताया गया, एक नया मेथड आ गया है, तो हमको मेथड में आने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, वो आप देख लो। सो research showed that Chennai was the rainfall dominated and Mithi catchment was the tide dominated। मतलब चेन्नई में जो फ्लड आई थी इट इज ड्यू टू अनइवन रेनफॉल, बहुत ज़्यादा रेनफॉल अचानक कुछ टाइम में हो जाती तो उससे फ्लड आ गया था। सेकेंडली उसके पीछे एक अर्बनाइजेशन का भी इशू था कि भाई जो वेटलैंड्स थे उसके ऊपर आपने बिल्डिंग खड़ा कर दी। तो जो वेटलैंड्स होते हैं एक नेचुरल वो रहते हैं, एब्जॉर्बर रहते हैं रेन वाटर का, ठीक है, ड्रेनेज रहता है बहुत अच्छा वो। उसके बाद बिल्डिंग बना दोगे तो पानी जाएगा कहाँ? वो शहरों में घुसेगा, इससे फ्लड आ गई थी। मुंबई फ्लड वो क्यों इशू था? ड्यू टू स्टॉर्म टाइड डोमिनेटेड। स्टॉर्म जब आता है तो जो हाई टाइड आ जाती है उससे डोमिनेट हुआ है मुंबई का जो फ्लड था, ठीक है। तो इसमें मिथी कैचमेंट एरिया नाम दिया गया था। तो कुछ डेटा है, आप मेंस के लिए यूज इसमें कर सकते हैं। द C40 सिटी रिपोर्ट 2018 की थी। इसमें एक डेटा ये है कि बाई 2050 तक over 570 low-lying coastal city will face sea level rise by at least 0.5 meters. Putting जिससे क्या होगा, लगभग 1.5 मीटर उनका सी लेवल बढ़ेगा। उससे क्या होगा, 800 मिलियन लोगों की लाइफ रिस्क पे रहेगी, ठीक है। तो उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है, उनकी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, इट विल ऑल सफर। तो ये एक प्रोजेक्शन है। तो ऐसे डेटा आप यूज कर सकते हो मेंस में जब भी फ्लड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। यू कैन इवन इंट्रोड्यूस विद दिस काइंड ऑफ लाइंस। नाउ फैक्ट्स और प्रीलिम्स, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जो मिथी रिवर से मेंशन की गई थी, सो ये कहाँ पे? इट इज अ रिवर इन ऑन सैलसेट इन द सिटी ऑफ मुंबई। मुंबई में पास में सैलसेट, आपने सुना होगा, सैलसेट एंड बसेन, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, ठीक है। आपका जब मराठा वॉर्स के टाइम इसका नाम बहुत आता है, सैलसेट एंड बसेन, ठीक है। तो ये मुंबई के पास है, ऑलराइट। सो इट इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ टेल वाटर डिस्चार्जेस ऑफ द पवई एंड विहार लेक्स, ठीक है। तो ये है कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। सीजनल रिवर है और मानसून के टाइम में इसका लेवल बढ़ जाता है। तो ये कुछ डेटाज हैं मेंस के लिए, एज वेल एज सम फैक्ट्स और प्रीलिम्स। पूछ सकता है मिथी रिवर कहाँ से है, किस स्टेट्स में है, तो एक आध लाइन स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको प्रीलिम्स में मिल सकता है, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक आर्टिकल था, ट्रैक सोशल मीडिया टू चेक पैंगोलिन पोचिंग, ठीक है। पैंगोलिन की पोचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो बोला गया है कि पैंगोलिन की पोचिंग को रोकने के लिए आप सोशल मीडिया पर जितना ज़्यादा फैला सकते हैं कि अगर कोई कर रहा है तो आप वीडियो डाल दो, आप फोटोज डाल दो, तो इससे क्या अवेयरनेस बढ़ेगी, पुलिस भी इजीली काम कर सकती है, फॉरेस्ट वाले भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे इसमें इंपॉर्टेंट ये नहीं है इस आर्टिकल में, इसमें इंपॉर्टेंट है पैंगोलिन एज अ स्पीशी। सो अगेन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो फैक्ट्स क्या है इसमें, सबसे पहले तो कि पैंगोलिन्स आर थ्रेटेंड बाई पोचिंग फॉर द, क्यों पोच किया था? उसके मीट के लिए, उसके स्केल से बैग वगैरह बनते हैं, ठीक है। चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, राइट। तो इसलिए पैंगोलिन को इलीगल पोचिंग होती है, ऑलराइट। हैवी डिफॉरेस्टेशन,
जंगल काट देने से तो जो उनके नेचुरल हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली इट इज द मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल इन द वर्ल्ड। ये इस टाइप के आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए। सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसका, IUCN स्टेटस, जो कि प्रीलिम्स से जनरली पूछता है। ऑलराइट, तो देखो इंडियन पैंगोलिन इस टाइप से रहता है, इसका जो IUCN स्टेटस है इट इज एंडेंजर्ड। ऑलराइट, तो रिमेंबर दिस, इंडियन पैंगोलिन इज एंडेंजर्ड। राइट, तो इस टाइप के हमको फैक्ट्स न्यूज़पेपर से निकालने पड़ेंगे खुद से। राइट, तो इसमें मैं आपकी हेल्प हमेशा करते रहूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एम्ब्रेसिंग एनर्जी एफिशिएंसी। एक अच्छा आर्टिकल आया था एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर, अगेन GS पेपर 3। राइट, तो ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो देखते हैं क्या क्या दिया था इसमें। तो हमारे जो पावर मिनिस्टर हैं RK सिंह, इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल 2020। ठीक है, कंज्यूमर रिलेटेड ये हमारा राइट टू कंज्यूमर का इलेक्ट्रिसिटी बिल है। ऑलराइट, तो ये बेसिकली रूल इसके अंदर है कि जो यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जिसको डिस्कॉम बोलते हैं, उनके लिए एक यूनिफॉर्म क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया है कि आपको ऐसे ही परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, और मेक देम लायबल टू कॉम्पनसेट कंज्यूमर इन केस ऑफ वायलेशन। अगर ये रूल्स वायलेट होते हैं तो इन कंपनीज को उनकी भरपाई भी करनी पड़ेगी। ऑलराइट, सो इसमें कुछ डेटा फैक्ट्स ये दिए हुए हैं कि इंडिया में जब डिस्कॉम सेक्टर्स आर स्ट्रगलिंग टू मैनेज देयर फाइनेंसेस, बहुत ज़्यादा डेप्थ में डिस्कॉम्स वगैरह हमारे, ठीक है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं उसकी बात, उसको बोलते हैं डिस्कॉम्स। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, देखो दिस इज पार्टली लिंक। क्यों लिंक किया गया है, क्योंकि आप सबको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा सब्सिडी मिल जाती है कंज्यूमर्स को, कि इतने वॉट तक यूज़ करो तो पैसे नहीं लगेंगे, इससे ज़्यादा यूज़ किए तो इतने पैसे लगेंगे, तो एक सब्सिडाइज कर दिया गया है। तो उससे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बहुत घाटा हो रहा है। ऑलराइट, चलिए, तो इससे क्या होगा, टू ड्रॉप इन पेमेंट रेट्स कम हो जा रही है, कंज्यूमर आर स्ट्रगलिंग टू पे देयर बिल्स एंड अमिड राइजिंग कंजम्पशन एंड टाइट फाइनेंसेस। सो इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ लिक्विडिटी भी रिलीफ दे दी गई है कि भाई डिस्कॉम कंपनी को कि आप लोन ले लो इजीली। तो ये सब कुछ मेजर दिए गए हैं। ऑलराइट, चलो कुछ डेटा देख लो। इंडियाज रेसिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज एक्सपेक्टेड टू एटलीस्ट डबल बाई 2030। अभी लेट्स से हमारा 10 वॉट यूज हो रहा है, तो 2030 तक ये 20 वॉट यूज स्टार्ट हो जाएगा हमारे यहाँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हाउस होल्ड बाई मोर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। जैसे जैसे लोगों का पैसा बढ़ा, अभी हमको टीवी भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, AC भी चाहिए। ऑलराइट, तो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कि ये नीड्स भी हमारी बढ़ रही हैं। राइट, सो रिलायबल सप्लाई एट अफोर्डेबल रेट। हम तो इन अप्लायंसेस को चलाने के लिए हम पे भी इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, और सस्ती इलेक्ट्रिसिटी होगी तभी लोग खरीदेंगे। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एनर्जी एफिशिएंसी देयरफॉर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी एफिशिएंसी, अगर आप सब देखते हो कि आपके AC, फ्रिज सब पे 5 स्टार 3 स्टार रेटिंग रहती है, इसको बोलते हैं एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग। राइट, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, याद रखना, ये नाम याद रखना, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, जो कि ये रेटिंग्स को, जो इसके स्टैंडर्ड्स है वो बनाता है। राइट, चलो तो इंडियन सिनेरियो देख लेते हैं, इंडिया में क्या केस है एनर्जी कंजप्शन के। सो अकॉर्डिंग टू इंडियन रेसिडेंशियल एनर्जी सर्वे, ठीक है, मोर देन 75% ऑफ एयर कंडीशनर्स, 60% ऑफ रेफ्रिजरेटर्स यूज्ड इन इंडिया वर स्टार लेबल्ड। हमारे इतने स्टार लेबल्ड हैं, इतने परसेंट अप्लायंसेस, विच इज अ गुड थिंग। राइट, फर्दर नियरली 90% ऑफ इंडियन होम्स यूज LED लैंप्स और ट्यूब्स। तो इससे अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, गवर्नमेंट की एक स्कीम है उजाला। ठीक है, उजाला स्कीम, जो कि LED डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाई गई थी। ठीक है, हाउएवर ये तो एक अच्छा सीन हो गया कि ठीक है, दिस इज अ गुड पॉइंट कि हमारे यहाँ इतना यूज हो रहा है। हाउएवर देयर हैज बीन लिमिटेड अपटेक ऑफ एनर्जी एफिशिएंट सीलिंग फैंस। पंखे यूज नहीं हो रहे हमारे यहाँ एनर्जी एफिशिएंट, टेलीविजन नहीं हो रहे हैं। ऑलराइट, while 90% of homes uses fans, only 3% have energy efficient fans। केवल 3% जो हमारे फैंस है जो वो कि एनर्जी एफिशिएंट है, बाकी सब नहीं है। राइट, जिससे कि बिजली बिल और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और वेस्टेज होता है।
Similarly, 60% of our television stock comprises the big and old energy guzzling CRT, जिसको कैथोड रे ट्यूब भी बोलते हैं। जो बड़ी टीवी नहीं आती है जिसके पीछे बड़ा सा ऐसे निकला रहता है, उसको कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। और लोग उसको रखे रहते हैं, चेंज ही नहीं कर रहे हैं। 50-50 साल से लोगों का वही टीवी पड़ी हुई है, उसी में देख रहे हैं, राइट। तो ये जैसे विद टाइम प्रोग्रेस होती है तो टेक्नोलॉजी भी एडवांस होती है और एनर्जी एफिशिएंसी भी बढ़ती है, ऑलराइट। Secondly, desert coolers used by 15% homes are not even covered under the label program. So जो desert cooler होते हैं वो तो उनकी तो रेटिंग ही नहीं होती, वो कवर्ड ही नहीं है इन सब के अंदर, राइट। तो ये सब चीज़ें शो कर रही हैं कि हमारे चलो एक साइड पॉजिटिव भी है और कुछ साइड नेगेटिव भी है। सो व्हाट टू डू, क्या किया जाए इसको ठीक करने के लिए। सो पहला पॉइंट, We need to improve the availability and affordability of energy efficient appliances. अब भाई एसी खरीदने आ रहा तो 2 लाख का तो एसी ले नहीं सकते, राइट। तो एक अफोर्डेबल होना चाहिए, ठीक है। जो पब्लिक गुड्स हैं, जो वाइट गुड्स बोला जाता है, वो एक अफोर्डेबल रेंज बनाए तो हम भी खरीद सकते हैं। अगर वो एनर्जी एफिशिएंट है तो और अच्छी चीज़ है, राइट। इसीलिए होता क्या है कि भाई एसी है, एनर्जी एफिशिएंट है, बट 2 लाख रुपए का, तो एक नॉर्मल इंसान नहीं खरीदेगा उसको, फिर वो डेजर्ट कूलर ही लगाएगा अपने घर पे, ऑलराइट। So at present the most efficient fan cost more than double the price of conventional models. So लगभग 2 गुना प्राइस हो रहा है उनका, तो कौन खरीदेगा, ठीक है। सेकंड, ये तो पहला पॉइंट हुआ, तो कॉस्ट अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए। सेकेंडली, इंडिया नीड्स अ नेशन वाइड कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन। लोगों को पता ही नहीं कि एनर्जी एफिशिएंसी होता क्या है, तो अवेयरनेस कैंपेन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जिसमें हम एनजीओज और अदर चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें एक डेटा है, ओनली 1/4 ऑफ इंडिया हाउस होल्ड आर करेंटली अवेयर ऑफ BEE स्टार लेबलिंग। BEE मैंने आपको बताया है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ऑलराइट। जिनका एक स्टार लेबल प्रोग्राम है, यूपीएससी 2016 या 17 में डायरेक्ट क्वेश्चन था कि इनमें से कुछ अप्लायंसेस के नाम दे दिए थे, फैंस, ट्यूबलाइट्स, एसी, फ्रिज, इनमें से कौन से बीई के स्टार लेबलिंग के अंदर आते हैं। तो ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ऑलराइट। फाइनली, वी नीड टू मॉनिटर सप्लाई क्वालिटी एंड चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न ऑन अ रियल टाइम बेसिस। तो ये इंफॉर्मेशन डेटा भी होना चाहिए हमारे पास, ऑलराइट। चलो, सो कंक्लूजन, इंडिया हैज टेस्टेड सक्सेस इन रिसेंट ईयर्स बाय एम्ब्रेसिंग एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। गवर्नमेंट का एक उजाला स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एलईडी बल्ब्स के लिए याद रखना, उजाला स्कीम एलईडी बल्ब्स के लिए, राइट। सो इट हैज हेल्प इंडिया रिड्यूस इट्स एनुअल कार्बन एमिशन बाय 82 मिलियन टन्स। इस स्कीम ने 82 मिलियन टन्स का हमारा एमिशन जो है वो रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। एक स्कीम, जो कुछ स्कीमें अगर प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो जाए तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है। जैसे मनरेगा आपका हो गया, right? A similar focus towards energy efficient appliances would allow India to ensure 24/7 power for all. Alright? तो एक energy efficient appliances as well as affordable appliances हमारी एनर्जी एफिशिएंसी को अच्छा करेगा और हमारा जो एमिशन रेट है वो भी कम होगा। तो अगर आप पहले आर्टिकल से रिलेट कर रहे हो, हम ये ऐसी चीज़ों को हमको ग्रेजुअल चेंजेस लाने हैं, हमको कोयला नहीं रोक देना है, लेकिन हमको ऐसे अप्लायंसेस बनाने हैं जिससे एमिशन रेट कम हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें थी। एंड द लास्ट आर्टिकल फॉर द डेज, एक आर्टिकल था आपका ये इसके ऊपर, 2-day एशियन वाटर बर्ड सेंसस ऑफ टू अ फ्लाइंग स्टार्ट। तो अब ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एशियन वाटर बर्ड सेंसस होता क्या है, पहले उसके बारे में देख लो। सो AWC, इट इज द लार्जेस्ट सच सेंसस इन एशिया याद रखना, एंड इज ऑर्गेनाइज्ड बाय वेटलैंड इंटरनेशनल, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, रिमेंबर इट्स नेम, वेटलैंड इंटरनेशनल। ये ऑर्गेनाइज करता है एशियन वाटर बर्ड सेंसस। फोकस क्या है, मॉनिटरिंग द स्टेटस ऑफ वाटर बर्ड्स एंड वेटलैंड्स। सो रामसर से रिलेटेड ये आगे आपको देखे हुए इसमें। सो द डेटा कलेक्टेड ईच ईयर इज शेयर्ड बाय वेटलैंड इंटरनेशनल विद, किसके साथ करता है शेयर, रामसर कन्वेंशन वाले लोगों के साथ, IUCN के साथ, ठीक है। सो बेसिकली वाटर वेटलैंड कंजर्वेशन, वाटर बर्ड बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करना, इसके लिए वो एक सेंसस का है, ठीक है। इसमें कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम दिए थे जो कि एक वेटलैंड साइड भी है। तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोलेरू लेक एंड कृष्णा सेंचुरी, ये तीनों आपकी, अगर आप ये मैप देख पा रहे हो, दिस इज आंध्र प्रदेश, यहाँ पे कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दिस इज कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, और यहाँ पे आपका कोलेरू, ठीक है। तो रिमेंबर ये सब
गोदावरी का जो डेल्टा है, गोदावरी रिवर का जो डेल्टा है उधर साइड ही ये है। अगर आप देख सकते हो बहुत सारी रिवर्स ऐसे फ्लो कर रही हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एशियन वर्ड वाटर बर्ड सेंसेस के बारे में कुछ प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट्स। ठीक है, तो हमें ऐसे ही आर्टिकल्स को अपने सेग्रीगेट वगैरह करना है, राइट। तो जो भी हमें न्यूज़पेपर में हम पढ़ रहे हैं, हफ्ते भर का जो भी न्यूज़पेपर है, वी शुड नो हाउ टू सेग्रीगेट थिंग्स। ठीक है, जो कि आपका पहला मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या क्या है, क्या चीज़ें उस आर्टिकल से मैं मेंस में यूज कर सकता हूँ, क्या उसमें कोई प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट है विच आई शुड रिमेंबर। तो ऐसे हमने सारे आर्टिकल्स को देखा कैसे यूज करना है, कैसे हमें अपनी आंसर राइटिंग में चीज़ों को लाना है, डेटा जो आप पढ़ते थे तो कैसे उसको इनपुट करना है। ठीक है, तो दिस शुड बी आवर फोकस एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ सेफ डे, बाय।